हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मनी मेकिंग चैनल। दिस इज योर फ्रेंड विश्वराज। दोस्तों, कभी भी हमारे पास जब भी पैसा आता है, चाहे वो बिजनेस से हो या फिर जॉब से हो, जॉब की तरफ से सैलरी से हो या फिर कभी भी हम इनहेरिट करते हैं पैसा, तो हम अपना सीधा पैसा जो है वो हम इन्वेस्ट करना चालू कर देते हैं, या फिर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में। हम कभी एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं, जिसकी वजह से हमें खुद को एंड अपने जो फैमिली है, अपने जो डिपेंडेंट्स है, उनको उनको भी सफ़र करना होता है। ये इसका एक रीज़न ये भी है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इंडिया में, उसको एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है। इसकी वजह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त घबराते हैं, और हम कभी वी एंड अप नॉट मेकिंग फाइनेंशियल प्लान एवर इन आवर लाइफ्स। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 मिनट में 5 ऐसे सिंपल स्टेप्स जो कि आपको हेल्प करेंगे एक सिंपल फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंश्योरेंस। देखिए, हम पैसा तो कमा रहे हैं, हम उसको इन्वेस्ट भी करेंगे आगे अच्छी तरीके से, जिससे हमारा वेल्थ ग्रो हो। बट कभी भी ऐसा मौका अगर आए, तो कुछ ऐसा अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, जैसे कभी हम बीमार पड़ गए, या फिर कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस जैसे कभी किसी फैमिली मेंबर का डेथ या अर्निंग मेंबर का डेथ, तो दोस्तों हमें हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस हो सकता है। तो आप सिंपल सा सोचिए, आप अगर एक टू व्हीलर लेते हो या फिर फोर व्हीलर लेते हो, तो आप उसका इंश्योरेंस हर साल करवाते हो। तो आप अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाते हो? राइट। तो इसी चक्कर में दो इंश्योरेंस जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है, वो है टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस होता है जब कोई भी अर्निंग मेंबर, जैसे सपोज से आप यू आर द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, एंड यू आर द सोल ब्रेड ओनर। तो आपके ऊपर डिपेंडेंस है, आपकी फैमिली मेंबर्स है, आपके पेरेंट्स है। तो आपका कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस पे, सपोज से गॉड फॉरबिड, इफ यू पास अवे, और कुछ डिसेबिलिटी हो गया आपको, जिसकी वजह से यू कैन नो लॉन्गर वर्क एंड अर्न द मनी फॉर योर फैमिली, दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो इसी वजह से जो टर्म इंश्योरेंस है वो बहुत जरूरी हो जाता है। यूजुअली जो टर्म इंश्योरेंस रहता है, दैट शुड बी अराउंड 10 to 15 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। इफ योर एनुअल इनकम इज सपोज से 5 lakhs, तो जो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए वो एटलीस्ट 50 lakhs to 75 lakhs होता है। जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है फॉर ए नॉन स्मोकर पर्सन, और दैट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम 5,000 to 6,000 रुपीज एनुअली। तो और याद रखिएगा दोस्तों, जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लें उतना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि जैसे ही एज बढ़ता है वो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो दूसरा इंश्योरेंस जो जरूरी है वो है मेडिकल इंश्योरेंस। दोस्तों, जैसे आपको पता है, कोविड का सिचुएशन आया था, या फिर कोई भी हेल्थ इमरजेंसीज कभी भी आ सकते हैं। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि आपको पता है कि मेडिकल कॉस्ट कितना ज़्यादा है इंडिया में, और उसका मेडिकल कॉस्ट का इन्फ्लेशन भी अराउंड 10% है। तो कुछ भी अगर किसी भी फैमिली मेंबर्स को या फिर आपको ही कुछ हो गया, तो इसकी वजह से जो मेडिकल एक्सपेंसेस के कॉस्ट है उसको इंकर करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को हाथ लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है मेडिकल इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस दोनों लेना। तो जब आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो, तो एटलीस्ट मेक श्योर दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स आर कवर्ड, इंक्लूडिंग यू। इट शुड इंक्लूड योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, एवरीबडी should be covered. So at least जो है, what I recommend is at least to have a 10 lakh amount of cover. And yes, जो सर्विस वाले हैं, जो सैलरीड एम्प्लॉइज है, तो उनको एक कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस मिलता ही है। बट उसके अलावा भी यू शुड हैव योर ओन पर्सनल इंश्योरेंस ऑल्सो। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमें जो इंश्योरेंस एजेंट्स है, या फिर चाहे वो कोई भी प्राइवेट या पब्लिक इंश्योरेंस एजेंट्स हो, वो हमें एंडाउमेंट्स प्लान बेचते हैं, वो हमें यूलिप्स बेचते हैं। तो जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो इसमें हमें ना तो इन्वेस्टमेंट के अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, और ना ही हमें इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो इसलिए व्हाट आई सजेस्ट इज टू अवॉइड एंडाउमेंट प्लान्स, यूलिप्स एटसेट्रा, एंड टेक ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। वन इज टर्म इंश्योरेंस एंड अनदर इज मेडिकल इंश्योरेंस। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है वो है इमरजेंसी फंड। तो देखिए, इमरजेंसीज कभी भी आ सकता है। दैट कैन बी एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, लाइक द जॉब लॉस, और दैट कैन बी any harm to your health, or personal emergency, medical emergency. It can be any type of emergency. तो देखिए, जो इमरजेंसी फंड है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो अगेन दैट कम्स बैक टू द सेम थिंग, कि आपको अपने जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको हाथ लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको आपके जो शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड मीडियम टर्म गोल्स है उसको इम्पैक्ट हो सकता है। इसलिए जो इमरजेंसी फंड है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इमरजेंसी फंड देखिए, जो सैलरीड क्लास लोग हैं उनके लिए, जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं एंड प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए जो है 6 मंथ्स का सैलरी बहुत ज़रूरी हो जाता है एज ए इमरजेंसी फंड। तो सपोज से आपका जो मंथली सैलरी है वो 30,000 है, एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, that includes the rent, that includes the EMIs, that includes everything. So that should be around 30 into 6, that is 1,80,000. And if you are a businessman or a freelancer, तो क्योंकि सैलरी में एक कंसिस्टेंसी है कि हर महीने आपको सैलरी आता रहेगा, बट जो बिजनेस है या फिर जो फ्रीलांसिंग है उसमें ऐसी कोई गारंटी नहीं है। जब भी जैसे भी प्रोजेक्ट्स आएंगे या फिर जैसे भी आपका बिजनेस होगा, तो उसमें एक अनसर्टेनिटी रह जाती है कि एक महीने में हो सकता है या फिर 2 महीने में नहीं हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास 12 मंथ्स की सैलरी हो इन द इमरजेंसी फंड्स। सो जैसे कि मैंने कहा, दैट शुड टेक केयर ऑफ ऑल योर EMIs, SIPs, the credit cards, credit card loans, and etc. Household expenses, everything that should include.
तो उसको कहाँ रखें? तो देखिए इमरजेंसी फंड जब भी आप रख रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि रिटर्न मिलने के लिए हम आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन में देखेंगे कि क्या कहाँ-कहाँ पे हम ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है हमें। तो इमरजेंसी फंड्स में आपको हमेशा ये देखना है कि वो जो फंड्स है वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। चाहे हमें अभी अभी के अभी अगर चाहिए तो आई कैन टेक आउट दैट मनी विदिन 2 टू 3 आवर्स मे बी इंस्टेंटली, ठीक है? तो उस वजह से आप व्हाट आई सजेस्ट इज़ टू कीप द मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इन लिक्विड फंड्स और इवन इन सेविंग्स बैंक अकाउंट्स। उसमें आपको जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अराउंड 4 टू 5% मिलेगा, बट अगेन इट इज़ फॉर योर इमरजेंसी, द मनी शुड बी अवेलेबल इन वेरी शॉर्ट पीरियड। तो इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट्स आपके लिए लाते रहते हैं जहाँ पे वी डिस्कस ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, पर्सनल फाइनेंस, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप कोई भी कंटेंट्स मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा सेक्शन आ जाता है वो है लोन्स का। देखिए लोन्स की हमें बहुत ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ों के लिए हो। तो देखिए 2 तरीके के लोन्स होते हैं, एक होता है गुड लोन, दूसरा होता है बैड लोन। तो गुड लोन्स कौन से होते हैं? जैसे गुड लोन्स होते हैं जैसे होम लोन या फिर एजुकेशन लोन। क्योंकि देखिए होम लोन और एजुकेशन लोन गुड लोन्स इसलिए है क्योंकि एक तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, एंड दूसरा वो जो दोनों दोनों लोन, होम लोन एंड एजुकेशन लोन आर काउंटेड इन दी टैक्स रिबेट, राइट? तो इसलिए दोज आर गुड लोन्स। एंड बैड लोन्स कौन से होते हैं? देखिए पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, जिसमें 18 से 36% तक के इंटरेस्ट होते हैं। तो देखिए कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें वी ट्राई टू अर्न अराउंड 12 टू 15 टू 20% इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। तो बट उसमें सोचिए कि आप 12 टू 15% अर्न कर रहे हैं एंड यू आर गिविंग 18 टू 36% टू द बैंक्स फॉर पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड लोन्स। तो दैट डजंट रियली मेक एनी सेंस, राइट? तो इससे पहले जब भी आप नेक्स्ट स्टेप में जाए विच इज इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पहले आपको सारे जो बैड लोन्स है, जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड के लोन्स है या फिर आपके पर्सनल लोन्स है, उनको सबसे पहले क्लियर करिए। इसके बाद ही आप अगले स्टेप में जाइए जो कि आता है इन्वेस्टमेंट्स का। अभी देखिए इन्वेस्टमेंट्स जो आता है उसमें लोग हमेशा ये सोचते हैं कि या तो वो अपना सारा पैसा इक्विटी में डाल देंगे या फिर सारा पैसा गोल्ड में डाल देंगे या फिर सारा पैसा रियल एस्टेट में डाल देंगे। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक एसेट क्लास का अलग अलग साइकिल्स आता है। जैसे अभी हमने देखा कि लास्ट 1-2 साल में इक्विटी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, एंड उससे पहले गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। कभी ऐसा आएगा कि जो बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, प्राइवेट बॉन्ड्स है, वो बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, या फिर रियल एस्टेट का एक बूम आया था जैसे हमने देखा था लेट 90s से अर्ली 2010 एंड 2012-13 तक बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला था। तो हमें इसी वजह से हर एक साइकिल का फायदा उठाना है और हमें जो अपना एसेट एलोकेशन है उसको एक अच्छे तरीके से रखना चाहिए। अभी देखिए एसेट एलोकेशन की बात अगर हम करते हैं, सपोज से हमारा इनकम आता है 25,000 रुपीज़ पर मंथ, राइट? तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे एसेट एलोकेशन करना चाहिए, वो हम आगे बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला आता है इक्विटी। तो देखिए इक्विटी जो आता है उसमें 2 तरीके के इक्विटीज़ आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। जैसे पहला आता है म्यूचुअल फंड और दूसरा आता है डायरेक्ट स्टॉक्स। तो जो इक्विटी आता है एज ए एसेट क्लास, दैट शुड ऑलवेज बी लिंक्ड टू योर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो देखिए जो इक्विटी एसेट क्लास है वो शॉर्ट टर्म में कभी भी वॉलेटाइल रह सकता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो इसी वजह से अगर आपका व्यू पॉइंट बहुत ही शॉर्ट टर्म है तो आपको वॉलेटिलिटी की वजह से आपका जो गोल है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल जैसे व्हिच आर मोर देन 5 इयर्स टू 7 इयर्स टू 8 इयर्स, दैट शुड बी ऑलवेज लिंक्ड टू द इक्विटी। तो अभी देखिए उसमें भी इक्विटी में भी 2 तरीके के आप इन्वेस्टर हो सकते हो। आप अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर हो एंड आपको अच्छे से पता है कि मार्केट साइकिल्स कैसे होता है, कंपनीज का बैलेंस शीट, कंपनीज का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एवरीथिंग फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, इफ यू आर ए प्रो यू शुड गो विद डायरेक्ट स्टॉक्स, ठीक है? एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे रिसर्च करना है, कैसे एनालिसिस करना है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में के थ्रू भी जा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या क्या होता है, एक फंड मैनेजर हायर करते हैं। सपोज से आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हायर किया, में आपने इन्वेस्ट किया, तो एचडीएफसी का एक पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, विल इन्वेस्ट ऑन योर बिहाफ इन डायरेक्ट स्टॉक्स, ठीक है? तो जो इक्विटी एक्सपोजर है उसका एक गोल्डन रूल है कि आपको कितना एक्सपोजर होना चाहिए, दैट इज 100 माइनस योर एज। सपोज से आपका एज अभी 25 ईयर्स है, तो 100 माइनस 25 दैट मीन 75। तो 75% of your money should go to equity. So as I said, if you are earning suppose से 1 लाख रुपीस पर मंथ, तो उसमें से 75% मतलब 75,000 जो है that should go to equity, राइट? वो उसमें म्यूचुअल फंड एंड डायरेक्ट स्टॉक्स के अलावा भी इंडेक्स फंड भी हो सकता है, ईटीएफ भी हो सकता है। अगर आपको इंडेक्स फंड एंड ईटीएफ के बारे में जानना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप जाके उसको फिर से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, जो दूसरा आता है वो है गोल्ड एंड रियल एस्टेट। अभी देखिए गोल्ड जो है वो एक टाइम प्रूवन एसेट क्लास है जो कि अराउंड 10-20 हज़ार सालों से ह्यूमन लोगों के पास है। तो एंड इट हैज़ बीन अ टाइम टेस्टेड इन्वेस्टमेंट और ये इन्फ्लेशन को भी बीट किया है काफ़ी सालों से। तो इसमें क्या होना चाहिए, गोल्ड में भी आपका एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, एलोकेशन होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, व्हाट आई सजेस्ट इज टू हैव 5 टू 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। तो एज आई सेड, जैसे आपका नेटवर्थ है 10 लाख या 5 लाख रुपीज़, तो यू कैन हैव अप टू 5 to 10 50,000 to 1 lakh of your amount in your gold।
तो गोल्ड में कैसा करना चाहिए? तो देखिए फिजिकल गोल्ड जो आता है, जो कि एक बहुत पुराना एक एसेट टाइप है, जो कि हमारे प्रीवियस जनरेशंस प्रेफर करते थे, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे उसमें मेकिंग चार्जेस आता है, उसमें हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट आता है। अगर आप चाहते हो कि मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी एक अलग वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं, तो आई वुड डेफिनेटली लव टू मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। तो जो सबसे पहला एंड सबसे अच्छा एवेन्यू है गोल्ड इन्वेस्टमेंट का, वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एंड गोल्ड ईटीएफ। तो देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो दैट इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड उसमें अपार्ट फ्रॉम द एप्रिसिएशन ऑफ गोल्ड, आप यू गेट 2.5% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी गुड एवेन्यू ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं रियल एस्टेट में। तो देखिए रियल एस्टेट में जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, दैट इज बाइंग ए हाउस और ए कमर्शियल प्रॉपर्टी। बट अभी देखिए, जैसे मैंने कहा कि हर एक एसेट क्लास का साइकिल आता है, तो रियल एस्टेट का भी एक बहुत बूम आया था, जिसमें अराउंड 10 15 20 सालों तक बहुत अच्छे से रिटर्न्स मिले। तो अभी देखिए रियल एस्टेट में काफ़ी अभी मुझे तो नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में उतना ज़्यादा मुझे स्कोप नज़र नहीं आता फॉर रिटर्न्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोच रहे हो, तो फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स रियल एस्टेट कैन बी अवॉइडेड। एंड उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे आपने कभी रियल एस्टेट खरीदा, तो उसमें आपको एक तो हाई कैपिटल इंटेंसिव, आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए रहेगा एज एन इन्वेस्टमेंट अमाउंट। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देने पड़ेंगे, रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी एक्सेट्रा, बहुत सारे चीज़ें हैं। एंड जो मेरा फेवरेट है रियल एस्टेट में एक्सपोजर रखने का, वो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके बारे में भी दोस्तों मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने जाऊँ, उसमें आपको जो कैपिटल है वो आप सिंपल 10,000 20,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू कैन हैव एन एक्सपोजर इन रियल एस्टेट कमर्शियल प्रॉपर्टीज। उसमें कैसा है, आपने सपोज से 10,000 20,000 इन्वेस्ट किया या फिर 50,000 इन्वेस्ट किया, यू गेट रेगुलर डिविडेंड्स इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम एंड ऑल्सो कैपिटल अप्रिसिएशन। ठीक है, वो आपको क्वार्टरली मिलता रहेगा। तो दैट इज ऑल्सो ए गुड वे ऑफ हैविंग एक्सपोजर इन रियल एस्टेट। तो जो लास्ट ये आ जाता है, स्टेप आ जाता है, वो है टैक्स प्लानिंग का। तो देखिए दोस्तों, हम काफ़ी तरीके से हम अपना रिटर्न्स को इंक्रीज करने का कोशिश करते हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं, हर एक चीज़ हम करते हैं अपना फाइनेंशियल जो है प्लानिंग करने के लिए। बट एक चीज़ जो है हम भूल जाते हैं, वो है टैक्स प्लानिंग करना। तो देखिए गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेंगे, बट इफ़ वी कैन सेव सम टैक्सेस, दैट विल ऑब्वियसली हेल्प टू इंक्रीज आवर इनकम एंड मेक आवर फाइनेंशियल प्लान मोर एफिशिएंट। तो देखिए टैक्स प्लानिंग जो हो जाता है एज ए सैलरीड क्लास लोगों के लिए, मैं ही ज़्यादा यहाँ पे बोलना चाहूँगा। तो इसमें क्या होता है, 3 सेक्शंस आते हैं। तो देखिए एटीसी, सेक्शन एटीसी जो है, उसमें यू गेट बेनिफिट्स अप टू 1.5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, उसमें आता है ईपीएफ जो आपके सैलरी से कटता है। जो दूसरा आ जाता है वो आता है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है, एंड वो सिंपल म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होते हैं। फर्क ये होता है कि सब इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड है, एंड आप उसको 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते। जो तीसरा ऑप्शन है वो आता है पीपीएफ, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है, जिसमें यू गेट अराउंड 7 to 8% ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड। एंड जो चौथा है वो आता है होम लोन। अगर आपने होम लोन लिया है, तो उसका प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। तो जो चारों में से जो सबसे रिटर्न जिसमें सबसे ज़्यादा मिल सकता है, वो है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स, एंड उसमें जो है लॉक इन पीरियड भी सबसे कम रहता है। सो दैट सीम्स टू बी द मोस्ट एफिशिएंट। जो दूसरा सेक्शन है दोस्तों, वो आता है सेक्शन 80D, जिसमें जैसे आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया या फिर टर्म इंश्योरेंस ले लिया, दोनों कवर हो जाते हैं। तो उसमें आपको फैमिली का सेफ्टी एंड हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। एंड जो तीसरा आता है वो दोस्तों आता है नेशनल पेंशन स्कीम। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दी, आफ्टर टेकिंग ऑल दी बेनिफिट्स, यू गेट एडिशनल बेनिफिट्स अप टू ₹50,000। तो उसमें दिस इज वेरी गुड मैकेनिज्म, जिसमें यू कैन सेव अप टू 50,000, एंड जो पैसा आपका है, उसमें अराउंड 10 से 12% तक का रिटर्न मिल सकता है, एंड दैट इज लॉक टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स। सो वो एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू हो जाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो दोस्तों ये 5 स्टेप्स तो हो गए। उसके अलावा जो है, यहाँ पे मैं एक बोनस टिप आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। वो आता है, देखिए जो सबसे पहला आता है कि ऑलवेज डिस्कस फाइनेंसेस विद फैमिली। तो देखिए यहाँ पे इंडिया में एक बहुत ही ये चीज़ है कि देखने में आया है कि जो फाइनेंसेस है वो हम अपने फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करते। तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने बच्चों से, हमें अपने स्पाउस से हमेशा फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करना चाहिए कि कहाँ पे कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कौन से एवेन्यूज़ में है, वो कब मैच्योरिटी होगा, कब उसको निकाल सकते हैं, कि कौन सा बैंक अकाउंट में हमारा पैसा है, सब हमें डिस्कस करना चाहिए। जो सारे इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, बी इट म्यूचुअल फंड्स, बी इट स्टॉक्स, बी इट इंश्योरेंस, तो देखिए उनका हमें एक सारा रिकॉर्ड एक डायरी में लिखना चाहिए, ताकि कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस आए तो हमारे फैमिली को ना सफ़र करना पड़े उसकी वजह से। तो ऑलवेज मेक श्योर कि यू राइट डाउन ऑल योर इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस इन ए डायरी और एन एक्सेल शीट, एंड या उस एक्सेल शीट को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। एक और जो लास्ट यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वो है नॉमिनेशन ऐड करना। आपका डीमैट अकाउंट हो या फिर आपका कोई भी बैंक अकाउंट हो, म्यूचुअल फंड हो, उसमें डोंट फॉरगेट टू ऐड नॉमिनेशंस।
तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कंटेंट्स लेकर आता हूँ, जिसमें वी डिस्कस पर्सनल फाइनेंसेस, वी डिस्कस अबाउट स्टॉक्स। यहाँ पे मैंने एक सीरीज भी स्टार्ट किया है फॉर द बिगिनर्स ऑन हाउ टू वैल्यू ए स्टॉक, हाउ टू मेक योर पोर्टफोलियो। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डू कंपनी एनालिसिस, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो, आपको ये कंटेंट्स पसंद आ रहा हो, इफ यू थिंक दैट द वीडियोस आर एडिंग सम वैल्यू, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियोस। और आपको आपको ऐसा लगता है कि कोई भी फ्रेंड्स आपको, आपके जो जिसको फाइनेंशियल नॉलेज की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनको हमारे चैनल तक लाइए एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।